आपण पाहत आहात जनता न्यूज एक्सप्रेस। या पत्रकार परिषदेस उपस्थित राहिलेल्या सर्व पत्रकार बंधूंचं, बांधवांचं, भगिनींचं मनापासून स्वागत। आज आपल्यासोबत आज हमारे साथ में एडवोकेट महमूद प्राचा जी, जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है, रिटायर्ड जस्टिस पीजी कोलसे पाटिल साहब, मिस डॉक्टर अनवर हुसैन, इकबाल अंसारी जी, एम.ए. खलीद जी और फिरोज़ मिठीपुर वाला जी इस पत्रकार परिषद के माध्यम से आपसे संवाद करेंगे। मैं सिर्फ 1-2 मिनट में कुछ बातें रखना चाहता हूँ। जैसे 23 तारीख को जो रिज़ल्ट आया और वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट था, उसकी वजह से जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो कैंडिडेट थे, उम्मीदवार थे, उनके मन में तो विश्वास उड़ ही गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और अजित दादा की राष्ट्रवादी कांग्रेस और एकनाथ शिंदे की शिवसेना, इस पार्टी के उम्मीदवार और जो कार्यकर्ता है उनका अभी भी विश्वास नहीं बैठ रहा है और इसीलिए पूरे महाराष्ट्र में गली गली में सन्नाटा छा गया है। और यही बात पिछले करीब 7-8 साल से हम महाराष्ट्र में बता रहे हैं, अलग अलग ईवीएम विरोधी राष्ट्रीय जन आंदोलन, अलग अलग एजिटेशन मूवमेंट्स के माध्यम से। तो इस विषय में लीगल तौर पे या सेव द कॉन्स्टिट्यूशन मूवमेंट चलाने वाले जस्टिस पीजी कोलसे पाटिल जी को मैं विनंती करूंगा कि आप उपस्थित सभी पत्रकारों को संबोधित करें। जस्टिस पीजी कोलसे पाटिल। 19 का जो लोकसभा का रिजल्ट था वो भी ईवीएम वीवीपैट से मैनिपुलेटेड रिजल्ट ही था। फुलनामा का भी उन्होंने उपयोग किया था। 2024 का भी उनको पता है कि 70 से 80 सीट का घोटाला है। एक स्टडी बताती है कि 79 सीट्स का मैनिपुलेशन है लोकसभा के इलेक्शन में। लोकसभा का जो जरा शांति से भाई क्या कर रहे हैं, जो लोकसभा का जो रिजल्ट आया महाराष्ट्र में का महाविकास आघाड़ी का बहुत अच्छा रिजल्ट था। वो 6 महीने में कहाँ से कहाँ बातें अपनी बदल गई कि जो 0.7% का वोट डिफरेंस था वो बदल के 14% हो गया। ऐसे कौन सा लड़का बहन, लाड़की बहन, लड़का, उसमें खाली एक लड़का ईवीएम का ही उपयोग हुआ है हमारे हिसाब से, जिसके कारण ये पूरा रिजल्ट आया। 14% फ्रॉम दी लोकसभा टू द विधानसभा इज इम्पॉसिबल, वो हम सबको पता है। और उसमें जो हमारा क्लियर कट बोलना था 2019 से कि वीवीपैट का प्री प्रोग्रामिंग हो रहा है, ये लाखों लोग का काम नहीं है। 4 से 5 लोग एक प्रोग्राम लिखते हैं, वो प्रोग्राम बाद में प्राइवेट एजेंसीज और सरकारी एजेंसीज को काम दिया जाता है, जहाँ वो एक सॉफ्टवेयर लोड किया जाता है पेन ड्राइव के माध्यम से वीवीपैट में, और ये पूरा उसी से ये प्री प्रोग्रामिंग से पूरा मैनिपुलेशन हो रहा है। बात इतनी महाराष्ट्र में कि उनका और एक तरीका है कि हरियाणा ले लेंगे, जम्मू कश्मीर दे देंगे, महाराष्ट्र ले लेंगे, झारखंड दे देंगे, तो ऐसा करके चला रहे थे। मगर इस बार जो महाराष्ट्र में जिस प्रकार से उन्होंने होल सेल में लूट की है, तो लोगों की आंखें खुल गई। अगर वो 20-30 सीट का भी फासला होता तो ये राजनीतिक दल जो आज चिल्ला रहे कि बैलेट पेपर पे चलिए वापस, वो हम लोग उनको बहुत ज़माने से समझा रहे कि ये आपका हमारा डेमोक्रेसी हाईजैक हो गया है, इलेक्शन कमीशन हाईजैक हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट हाईजैक हो चुका है। तो ये जो लोकतंत्र और संविधान बचाने की जो लड़ाई है, उसका जो तंत्र है उनके हाथ में, वो ईवीएम और वीवीपैट है। तो जब तक वो ईवीएम और वीवीपैट और एक पूरे इलेक्शन सिस्टम को हम लोग वापस सीधा नहीं कर पाएंगे, उसको ट्रांसपेरेंट और फेयर नहीं कर पाएंगे, तब तक हम लोग ये डेमोक्रेसी और संविधान को बचा नहीं पाएंगे। तो लोग बोलते हैं कि बैलेट पेपर से भी चोरी होती है, चोरी होती है। टीएन सेशन के टाइम पे बहुत कुछ सुधर गया था, हम लोग सब जानते हैं। आज मोबाइल फ़ोन का ज़माना है। हर एक पोलिंग बूथ में अगर ऐसी कुछ बात होती है तो वो तुरंत मोबाइल पे कैप्चर किया जाएगा और पकड़ा जाएगा। हर पोलिंग बूथ में 4-4 CCTV कैमरा लगा दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आज टेक्नोलॉजी है, सर्विलेंस की टेक्नोलॉजी है, जिससे हर बूथ को हम लोग सेव कर सकते हैं। ईवीएम के अंदर जो चोरी होती है उसका कोई हिसाब किताब ही नहीं, वो पकड़ा नहीं जा सकता। ओके, ये भी हमको पता है कि 2000 जो चुनाव हुए 2019 के भी, उसमें 10 लाख से ज़्यादा ईवीएम वीवीपैट का गिनती में प्रॉब्लम आया। जो स्टडी तीस्ता जी वगैरह ने की है, 4 करोड़ 65 लाख की गिनती का प्रॉब्लम है, जहाँ 79 सीट्स का फर्क आ रहा है 2024 के चुनाव को लेकर। पॉइंट ये है कि आज महाराष्ट्र में, और मैंने ये भी देखा है, आप सड़क पे किसी से भी बात करो, चाहे वो किसी भी पार्टी का वोटर हो,
कोई भी ईवीएम को मानता नहीं है, सब जानते हैं इसमें घोटाला है। खाली बीजेपी वालों का मानना है कि अभी हमारे हाथ में है तो हम लोग राज करते रहेंगे, इनका सीधा का सीधा बोला, अपने ऐसे कुछ वीडियो नहीं देखते होंगे। तो इस देश में जहाँ किसी को ईवीएम वीवीपैट की व्यवस्था पे भरोसा नहीं है, जहाँ आज डेमोक्रेसी पे आपका क्वेश्चन मार्क नहीं है, पूरा डाउट ही डाउट हो चुका है, उस संदर्भ में जो 56 इंच की छाती है वो बैलेट पेपर पे क्यों नहीं कर रहा है? आपके पास यंत्रण आपके पास है, सबसे ज़्यादा पैसा आपके पास है, गुंडे, पुलिस, इलेक्शन कमीशन, सब कुछ आपके पास है, फिर भी आप बैलेट पेपर पे करने से डर क्यों रहे? दैट्स द क्वेश्चन। इसलिए जो हमारी टीम है, कोचे पाटिल जी तो हमारे साथ थे ही पहले से, मगर धीरेन्द्र टकले, विजय चौहान, धनंजय खालिदाई, तुषार गांधी, हम लोग ने सबने मिलकर तय किया कि एक राष्ट्रीय सम्मेलन बॉम्बे में बुलाया जाएगा। हम लोग महाराष्ट्र भर में दौरे करेंगे, सबसे मुलाकात होगी, देश भर से लोगों से बातचीत शुरू हो चुकी है, किसान आंदोलन से लेकर मजदूर आंदोलन, मगर बॉम्बे में एक व्यापक एक राष्ट्रीय सम्मेलन करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र से ये संघर्ष तैयार हो चुका है। मुझे लगा था कि जाट और किसान आंदोलन हरियाणा के चुनाव के बाद मुद्दा उठाएंगे, क्योंकि वहाँ भी ऐसे ही घोटाला हुआ है, पूरा उल्टा ही रिजल्ट आ गया तुमको पता है। तो हरियाणा से लड़ाई नहीं खड़ी हुई, आज महाराष्ट्र की भूमि से लड़ाई खड़ी हो चुकी है। माकड़वाड़ी जो गाँव है उन्होंने पोलिंग करके बता दिया है कि सरकार, इलेक्शन कमीशन कितना डरता है, एक मॉक पोलिंग से भी, पेपर बैलेट से भी कितना वो लोग डरते हैं। और बड़ी हमारी कोशिश है कि हज़ारों गाँव में अगर राजनीतिक दल तैयार हो जाते हैं, महाराष्ट्र के 5 से 10 हज़ार गाँव में बैलेट पेपर पे पोलिंग का डेट हम लोग उनके साथ बात करके करेंगे, और उसके बाद लाखों का मोबिलाइजेशन, करोड़ों का मोबिलाइजेशन पूरे देश भर में एक साथ का ऐलान होगा। तो आज इसलिए पत्रकार परिषद महमूद पराचा जी भी आए, जो लगातार इसमें संघर्ष कर रहे हैं। तो आज जो लोग स्पष्ट है इस भूमिका पे कि ईवीएम और वीवीपैट को हटाना है, बैलेट पेपर को लाना है, लोकतंत्र और हमारे संविधान को बचाना है, वो लोग आज सब अलग अलग शहर में साथ में आ रहे हैं और एक व्यापक राष्ट्रीय आंदोलन उस माध्यम से खड़ा हो। धन्यवाद। लोग आवाज़ उठाकर खड़े हैं। हम महमूद पराचा साहब बहुत ही ताकत के साथ खड़े हैं, उनको ताकत देने के लिए यहाँ पर आए हैं। और पिछले दिनों उन्हीं की गाइडेंस में हम बहुत सारे इफेक्टेड कैंडिडेट जो कांग्रेस आई के थे, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शरद पवार और उद्धव ठाकरे गठ के जो कैंडिडेट इफेक्टेड है उनसे मिले हैं। उस सब ने हमें साथ देने का वादा किया है और वो सब महमूद पराचा साहब के संपर्क में, उनसे फ़ोन पर बहुत सारा डिस्कशन हुआ है। और ख़ासकर बाबा अड़ाव साहब ने पिछले 3 दिन पूना में उपोषण करके अपनी नाराज़गी का इजहार किया था। उनसे भी हम 2 दिन पहले डॉक्टर अनवर, एडवोकेट डॉक्टर अनवर से और मैं जाकर बाबा अड़ाव साहब से मिले, जो हमारी पंचायत के अध्यक्ष हैं, ऑटो रिक्शा एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, मजदूर और माथाड़ी मजदूरों के अध्यक्ष हैं। उनके पास बहुत बड़ा साथ है उनका मजदूरों का, और तो वो पूरा साथ देने का उन्होंने वादा किया है। हम प्लानिंग कर रहे हैं कि इसके पब्लिक मीटिंग में भी करें। उस पर 15 तारीख को पूना में बाबा अड़ाव की अध्यक्षता में हम एक मीटिंग लेने का पूरा प्लान कर चुके हैं। इसके बारे में विस्तार से अब आगे बताएंगे आपको, तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए यही कहूँगा कि आज मैं खालिद भाई आपसे बोलेंगे। मैं इकबाल अंसारी, ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन आपसे बात कर रहा था। किसको वोट दिया और कौन जीता, क्या हुआ, सारी बातों से लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि हम सिर्फ ईवीएम के बारे में नहीं, पूरी जो इलेक्शन प्रोसीजर है, जो इलेक्शन कंडक्ट करने का जो प्रोसीजर है, उसके पूरे के पूरे हम खिलाफ है। हम उसमें रिफॉर्म चाहते हैं। सबसे पहली बात है कि हमको परसेंटेज बताया जाता है, लेकिन वोट की तादाद नहीं बताया जाता, फिगर नहीं बताया जाता। परसेंटेज 6 बजे का परसेंटेज अलग होता है और रात को 11:30 बजे का परसेंटेज अलग होता है, और वोट के गिनती से कुछ टाइम पहले की वोट टर्नआउट अलग होता है। तो इसमें इतना बड़ा फ़र्क 7% और 9% का तक फ़र्क होना कोई मामूली बात नहीं है। झारखंड के अंदर 1.5% बढ़ा और महाराष्ट्र के अंदर 7% बढ़ गया, और उसके बाद दूसरे दिन जब काउंटिंग के दिन 1.5% और बढ़ा, तो 9% का बढ़ना कोई मामूली बात नहीं है। जबकि हम पूछते हैं कि ठीक है, अगर आपने 5 बजे के बाद लोग इतनी तादाद में आ गए तो उसके लिए प्रोसीजर है, उसके वीडियोग्राफी होना चाहिए। वो वीडियोग्राफी कहाँ है? इलेक्शन कमीशन वो भी बताने के लिए तैयार नहीं है। इलेक्शन कमिश्नर जो है वो अपने मनमानी काम कर रहे हैं, कोई सवाल का जवाब नहीं देता है, उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है अवाम के साथ, पब्लिक के साथ, वोटर के साथ। हम ये पूछते हैं
कि जुलाई महीने से लेके अक्टूबर महीने 50 कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 50,000 वोटों का इजाफा होना और उसमें से 50 कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 47 सीट बीजेपी और बीजेपी का अलायंस जीतना और इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर कुछ जो FIR किया था उसका क्या, किसी सवाल का भी वो जवाब नहीं देते। हम पूछते हैं उनसे कि 98% 99% आपका मशीन चार्ज कैसा हुआ, उसका भी जवाब नहीं है। मतलब हमें कोई सवाल का जवाब ना देना और एक पार्टी को जिताना, ये जमहूरियत का ही नहीं हम पब्लिक का भी नाइंसाफ़ी है और हमें ठगा जा रहा है। इसके खिलाफ हमें एक फेयर एंड इलेक्शन के लिए हम सबको तैयार होना है। ये हुकूमत किस तरह की है, अभी जैसे फिरोज़ भाई ने बताया शोलापुर के अंदर मर्केंट गांव के अंदर मॉक पोलिंग की कोशिश की गई, वहाँ कर्फ्यू लगा दिया गया। अरे एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर पिछले 25 साल से वही समाज के लोगों को 1800 वोट में से 1032 वोट, 1200 वोट, 1400 वोट गिरता है। इस बार उस कैंडिडेट को 800 वोट और अगेंस्ट वाले कैंडिडेट को 1200 वोट मिल रहा है। ये क्या मजाक हो रहा है? इसीलिए हम सबको आपके माध्यम से, मैं जानता हूँ आपके बॉसेस आपका साथ नहीं देगा, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बनकर एक अच्छा शहरी बनकर आप आगे आइए और हमारे साथ दीजिए और हमारे इस मैसेज को पूरे महाराष्ट्र और पूरे हिंदुस्तान पहुँचाइए। जय हिंद। कॅन्डिडेट आणि तमाम महाराष्ट्रातील जनतेला असं वाटतं की आमचं मत कुठे गेलं आम्हाला कोण सांगत नाही आणि आम्हाला माहिती नाही आणि आम्ही तर मत दिलं नाही तरी हा पक्ष निवडून येतो अशी ज्या नागरिकांच्या मनात शंका आहे त्या सर्व शंकांचं निरसन करण्यासाठी आम्ही इथे पत्रकार परिषद घेत आहोत। आत्ताच मी मोहम्मद पांचाचा पहिल्यांदा ओळख करून देतो। हे माझे मित्र, आम्ही दिल्लीत सगळीकडे EVM विरोधी आंदोलन चालवतो। आम्ही सगळेच मंडळी कुठे ना कुठेतरी आंदोलन चालवत होतो आणि आम्ही 1900 मी तर स्वतः 2013 पासून EVMच्या विरोधी आहे। पहिलं पिटिशन आहे नहीं मैं हिंदी में इसलिए नहीं बोलता कि मैं महाराष्ट्र की जनता को भी एड्रेस कर रहा हूँ। तो 2013 पासून या आंदोलनात आहे। सुप्रीम कोर्टात पिटिशन केलं, त्यानंतर वेळोवेळी आंदोलनं केली, लोक जमत गेले, आम्ही सर्वांनी मिळून आता एकत्र येऊन काम सुरू केलेलं आहे। मोहम्मद प्राचाने देशभर, या वकिलाने देशभर सगळ्या हायकोर्टात इलेक्शन पिटिशन केले, हरियाणाचे पण केलेत, महाराष्ट्राचे पण करायचे। आपल्याला असं वाटतं की कोर्टात निकाल लागत नाही, परंतु आम्हाला कोर्टावर सुद्धा मोर्चा न्यायला पाहिजे की कायद्यात तरतूद आहे की 6 महिन्यात इलेक्शन पिटिशन डिसाईड झालं पाहिजे। तर आपल्याला आपलं कोणी ऐकत नाही म्हणून गप बसून चालणार नाही। केवळ पक्षसुद्धा, आता काँग्रेसने त्यांनी हरियाणात किती पिटिशन केलं, 10 पिटिशन 10 पिटिशन त्यांनी केले होते। काँग्रेसच्याच RSSवादी नेत्यांनी ते परत घ्यायला लावले, तरी सुद्धा त्यांचे 2 हरियाणामधले पिटिशन पेंडिंग आहेत। त्यात कोर्टाने ऑर्डर केली आहे की जे आता शंका निघाल्या, हे काय म्हणतात की आमचे वोटिंग 5:30 नंतर 6 नंतर सुरू झालं आणि ते लाखात त्यांचे आकडे आहेत, ते सगळे आकडे सांगून मी तुम्हाला बोर करत नाही, परंतु 5 वाजता त्यांचा पहिला आकडा आहे 5,64,88,024 मतदार वोटिंग झालं। रात्री 11:30 वाजता ते म्हणतात 6,30,85,732 वोटिंग झालं आणि सकाळी काउंटिंगच्या वेळेला ते म्हणतात आणखी 66 लाख मतदाराची वाढ झाली आहे। ते खिलाफ होते का कशी झाली? ही जी वाढ झाली, ही वाढ फक्त BJPच्या फायद्याची झाली। लोकसभेच्या निवडणुकीत जेवढे मतदार होते त्याच्यापेक्षा लाखो मतदार विधानसभेला वाढले आणि ज्या ज्या मतदारसंघात ते वाढले त्या मतदारसंघात फक्त BJP आली। खोटे मतदार कुणी वाढवले, कसे वाढले
आता त्यात आमची पण थोडी चूक आहे, आम्ही मतदार याद्या तपासायला पाहिजे होत्या. आपण सगळे नागरिक पक्षाकडून अपेक्षा करतो, पक्ष मेलेले आहेत. ज्यांनी करायला पाहिजे काम त्यांनी केलेलं नाही. त्या मतदार याद्या आपण सुद्धा चेक करू शकतो की हा मतदार गावात तर माझ्या नाही आहे, याचं नाव कसं आलं, हे आपल्याला सुद्धा केलं पाहिजे. आणि ते करायचं असेल तर दुसऱ्याला दोष देऊन चालणार नाही. ही जबाबदारी नागरिकांची आहे. आत्ता जी त्यांनी आकडेवारी मी तुम्हाला सांगितली त्याच्यापेक्षा वेगळे आकडे लोकसभेला होते. म्हणजे मशीनमध्ये टाकलेली मतं आणि मोजलेली मतं यात जेव्हा फरक येतो तेव्हा ही निवडणूक आयोगाची जबाबदारी आहे आम्हाला सांगण्याची. परंतु सध्या देशामध्ये कुठलीही संविधानिक संस्था आम्हाला मोजायलाच तयार नाही. आणि म्हणून आम्हाला एकच मार्ग आहे, आम्हाला रस्त्यावर आलं पाहिजे. आणि असे काही जे आम्ही लोक तुम्हाला मार्ग दाखवतो त्या मार्गाने तुम्ही गेलं पाहिजे. आत्ता मला येता येता एक शिक्षक भेटला, तो ऋणमोचन म्हणजे आमच्या विदर्भातला आहे. तो म्हणतो की मला अधिकाऱ्यांनी मत टाकायला सांगितलं, कमळाला ते अधिकारी सांगतात. त्या जो रुलिंग पार्टी आहे त्याचेच अधिकारी, त्याचेच मतदार आणि सिनियर सिटीजनचे मतं घरी येऊन घेण्याची तरतूद आहे. तर काही सिनियर सिटीजन 85 पुढचे आहेत ते म्हणतात की आम्हाला त्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं कमळाला म्हणते, आणि आम्ही दिलं नाही तर ते म्हणतं घेत नाही तुमचं फॉर्म. असे जे सगळे एकतर्फी काम चाललं आहे त्या कामाला रोखणं हे आमच्या सर्व सजग नागरिकांचं काम आहे. पक्षावर अवलंबून चालणार नाही. आणि पक्ष जर आमच्या कसोटीला उतरत नसेल तर आम्हाला आमचं मत वाया घालायचं नाही. तेव्हा तुम्ही फक्त आता काय बिघडलं काय झालं, कोणाचं चालू आहे का नेटवर्क आपलं चालू आहे ना, तर त्यामुळं आम्हाला कोणाचे दोष काढून चालणार नाही. ही आमची सर्वांची जबाबदारी आहे. महाराष्ट्रातल्या हरलेल्या आमदारांनी अनेक ठिकाणी अर्ज केले, परंतु ते प्राच्याच्या पद्धतीने आपण ज्या पद्धतीने करायला पाहिजे त्या पद्धतीने झालेलं नाही. तेव्हा त्यांची सविस्तर मुलाखत तुम्ही ऐका. ती मुलाखत हिंदीत असेल, तिथे काही कुठे अडचण आली तर ती आपण नंतर सोडू. आम्ही महाराष्ट्रात दौरा करणार आहोत, पुण्यातही पुन्हा एक मिटिंग घेणार आहोत. आणि ते सगळं करताना आम्हाला तुमच्या सगळ्यांचं सहकार्य आवश्यक आहे. मी अनेकदा सांगतो की गेल्या 10-11 वर्षामधला इतिहास काय आहे, तर आमच्या सगळ्या गळ्यात आले, डोक्यावरून पाणी गेले. आम्ही जिवंत प्रेतो आहोत. आम्हाला भांडता येत नाही. तोंड दाबून बुटक्याचा मार आहे, त्यातून आपल्याला जर बाहेर पडायचं असेल पडचा म्हटले तसं आम्हाला रस्त्यावर आलं पाहिजे. आणि तुम्ही सगळे आता घरात बसून सडून मरणाराचा हक्क नाही. तर अशी जे देशावर वेळ आहे तर आम्ही प्रत्येकाने रस्त्यावर येऊन काही लोकांनी मरण्याची गरज, ती जोपर्यंत तुम्ही मनावर घेत नाही, तुम्ही भीत नाही. अरे महात्मा गांधींनी काय केलं? महात्मा गांधीचा आमच्या पुढे आदर्श आहे. एकटा माणूस परदेशात आणि इथे देशात सुद्धा त्यांनी एवढं मोठं रान उठवलं. आपण तितके मोठे नाहीत, पण त्यांनी दाखवलेला मार्ग आहे, संविधानाच्या चौकटीत दिलेला मार्ग आहे. सगळा महाराष्ट्र आम्हाला ऐकतोय. आम्ही महाराष्ट्रातल्या सगळ्या जनतेला विनंती करतो, कालचा निकाल 100% फ्रॉड आहे आणि त्याची मागणी बॅलेट पेपरवर आम्हाला वोटिंग अशी आम्ही काल पुण्यात शपथ दिली. आणि ते त्या शपथेप्रमाणे आम्ही पुन्हा येणाऱ्या कुठल्याही इलेक्शन आम्ही वोट दिया था कल और बोला था कि हम किसी हालत में बैलेट के सिवाय वोटिंग नहीं करें. और ये हम कर सकते हैं. फक्त आता आपल्याला महाराष्ट्राने देशाला आदर्श घालून दिला पाहिजे. जसा मरकडवाडीने आदर्श घालवला आहे, देशापुढे आदर्श उभा राहायला पाहिजे. तुम्ही ठीक आहे, आता तुम्ही आमची मतं मोजली, आता आमची खरी मतं घ्या. तर त्यांनी सांगितलं की आम्ही कधीच बीजेपीला मत देत नाही, तरी बीजेपीला 1000 मतं कशी पडली. हम वही मैं बोला उनको कि हम भी उसके खिलाफ पिटिशन करेंगे, ये हमको रोक नहीं सकते. हमने भी बोला है, कल उनको मैसेज दिया है. वो एमएलए की अभी बात हो गई थी, ये उनका जो जानकर करके एमएलए है उनकी मेरी अभी बात हुई थी. वो बोले कि हम पिटिशन करने को तैयार है. वो जानकर सुनकर आया है, वो एनसीपी का कैंडिडेट है, सुनकर आया है, तो भी बोलता है कि वो वोटिंग होना चाहिए.
इसीलिए होना चाहिए कि दूध का दूध पानी का पानी जो बोलते हैं हमेशा वही करना है। तो मैं आप सबको और महाराष्ट्र के फेसबुक के माध्यम से महाराष्ट्र को विनती करता हूँ कि हम ये जीत सकते हैं। फडणवीस फ्रॉडुलेंटली बैठा है, पहले भी 2014 में फडणवीस को कभी भी फ्लोर टेस्ट देना नहीं पड़े। 2014 से 19 तक उन्होंने फ्लोर टेस्ट नहीं दिए। ये पहली सरकार है देश में जो फ्लोर टेस्ट न देते हुए 5 वर्ष साल का। और बाकी का तो आप जानते हैं, जिन्होंने उसको मदद करी उनके घर तोड़ के, उनकी पार्टियां तोड़ के फडणवीस अभी सीएम बने। यदि सुप्रीम कोर्ट अलर्ट होता और सुप्रीम कोर्ट चंद्रचूड़ ने जो जजमेंट दिया होता, सब बोले कि गलत है लेकिन सरकार चल रही है, तो ये सब आज जेल में होते, डिस्क्वालीफाई का होते, ये लड़ते नहीं, लड़ ही नहीं सकते थे। ये बात है। आज महाराष्ट्रातले जे लोक नंबर 2, 3, 1 हे लढूच शकत नव्हते इलेक्शन। तेव्हा अशा परिस्थितीमध्ये सुप्रीम कोर्ट फक्त अलर्ट नव्हतं किंवा आपण कमी पडलो सुप्रीम कोर्टात हे करण्यासाठी। परंतु आजही आपण वेळ गेलेली नाही। अजूनही फडणवीसची झोप आपण उडू शकतो। फक्त महाराष्ट्राने आमचं म्हणजे आम्ही सगळ्यांचं मिळून आमच्या टीमचं ऐकलं पाहिजे आणि बॅलेट पेपरशिवाय आम्ही मागे येणार नाही असं आम्ही प्रतिज्ञा केली पाहिजे। जय भारत, जय महाराष्ट्र। लड़ाई है, पर मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ ईवीएम विरुद्ध बैलेट की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि अब वो वक्त आ गया है कि हमारी पूरी चुनावी प्रक्रिया में सुधार होना बहुत आवश्यक हो गया है, क्योंकि इन्होंने पूरा चुनाव का जो तंत्र है उसे ही भ्रष्ट कर दिया। चुनाव आयोग जो निष्पक्ष होना चाहिए वो सरकारी चुनाव आयोग हो गया है। तो ऐसे चुनाव आयोग और ऐसी सिस्टम के अंदर हम कभी भी फ्री और फेयर इलेक्शंस नहीं कर पाएंगे, चाहे वो बैलेट पे हो चाहे वो ईवीएम पे हो। जो लोग उस चुनाव आयोग को ही एक पक्षपाती आयोग बना सकते हैं वो उसके माध्यम से पूरी चुनावी प्रक्रिया को ही करप्ट कर रहे हैं। और हमने देखा है कि किस तरह से सरकार की मर्जी से चुनाव कराए जाते हैं, उसका शेड्यूल तय किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है, और वो पूरा जो एक तंत्र है वो कैसे सरकारी बन गया है वो हम पिछले 5-10 साल से तो एकदम से देख रहे हैं। तो जब तक ये आयोग रहेगा, जब तक ये प्रक्रिया रहेगी, तब तक हम कितना भी ईवीएम या बैलेट को में बदल सके वो होगा नहीं। एक दूसरी बात ये है कि हमने अब ये करना चाहिए कि महाराष्ट्र में मरकड़वाड़ी के उदाहरण कई सैकड़ों गांवों में होने चाहिए। अगर वो होगा तो न सिर्फ मुल्क को ये पता चलेगा कि महाराष्ट्र में घोटाला हो रहा है, पर दुनिया भर में ये मैसेज जाएगा कि भारत में चुनावी प्रक्रिया को भ्रष्ट करने के खिलाफ जनता आंदोलन करेगी। इसलिए अब ये जरूरी है कि कम से कम महाराष्ट्र में 100-500 गाँवों में फिर से सिटीजन्स वोट करके बैलेट पे एक इलेक्शन करवाया जाए सिंबॉलिकली। ये सत्याग्रह महाराष्ट्र में होना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोकतंत्र का चोला पहने हुए सर्वोपचारशाही को हमारे देश पे प्रस्तापित होती हुई देख रहे हैं, विटनेस कर रहे हैं। पुलिस राज आ रहा है, सरकार खुद ही धमकियाँ देते हैं कि हमारे खिलाफ होंगे तो आपको उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नदीम खान साहब के साथ जो किया जा रहा है उसके खिलाफ एक आवाज़ उठाने के लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो सिर्फ नदीम खान साहब का की बात नहीं है, वो उमर खालिद वगैरह जो लोग कोई चार्जशीट नहीं, कोई एफआईआर नहीं, कोई कुछ नहीं, बल्कि सालों से जेल में बंद पड़े हुए हैं, वो जो नाइंसाफी है उसके खिलाफ ये जो मुहिम है मुसलमान कम्युनिटी को ये एहसास दिलाने की कि तुम दुय्यम नागरिक हो, अगर दुय्यम हो तो भी नागरिक हो, दुय्यम रहोगे, ये एहसास दिलाने की जो साजिश है उसके खिलाफ ये सारी लड़ाइयाँ हमने एक साथ लड़नी पड़ेगी। और लोकतंत्र को बचाने के लिए मैं बच्चा साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो न्यायिक व्यवस्था को इस्तेमाल करके लोकशाही को और चुनाव की प्रक्रिया को बचाने सुधारने के लिए लड़ने के लिए कटिबद्ध है, और इसी तरह हम सब लड़ते रहेंगे। और ये बिल्कुल शक नहीं है कि एक दिन हम कामयाब होंगे, क्योंकि 42 में अंग्रेज सरकार ने पूरी लीडरशिप हमारे
आज़ादी के जंग की पूरी लीडरशिप को गिरफ्तार करने के बाद उस वक्त के भारत के जो जनता थी उसने अपनी जिम्मेदारी करके ये लड़ाई लड़ी थी। वही जज्बा 42 का वापस आज के भारत में जिंदा करने का वक्त आ गया है। मैं मानता हूँ कि भारत का नागरिक अपने कर्तव्यों के खिलाफ उदासीन नहीं हो। बहुत बहुत शुक्रिया। अचूक बातम्या, निपक्षपाती विचार, अन्यायाविरुद्ध वाचा फोडणारे परखड विचारांचे सार्वभौम दैनिक प्रजासत्ताक जनता।